today we will discuss about the fifth unit, that is the last unit of the introduction of solid mechanics. ठीक है, फिफ्थ यूनिट में आपके दो मेन टॉपिक्स हैं. फर्स्ट वन इज स्प्रिंग एंड द सेकंड वन इज थिक एंड थिन सिलेंडर. थिन एंड थिक सिलेंडर कह सकते हैं इसको, स्फीयर कह सकते हैं, या प्रेशर वेसल. तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या एक कह सकते हो छोटा मोटा फॉर्मूला बस चेंज होता है. ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है. ठीक है, स्प्रिंग में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्प्रिंग में दो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. एक होगा हेलिकल स्प्रिंग और सेकंड वन क्या होगा आपका, लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग. लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग. क्लियर? तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है. ठीक है, जिसमें स्प्रिंग में डिस्कस करना है हेलिकल स्प्रिंग. अब उसके जो डिटेल है, हेलिकल स्प्रिंग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्लेक्शन कितना होता है, स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है. ठीक है, सिमिलरली लैमिनेटेड स्प्रिंग में भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग के दो क्रॉस सेक्शन होता है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है और एक आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है. तो इन सब कुछ चीजों को हम लोग पर्टिकुलर स्प्रिंग टॉपिक में डिस्कस करेंगे. थिक एंड थिक सिलेंडर में या स्फीयर में हम लोग को डिस्कस करना होगा हुप स्ट्रेस. ठीक है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, लेम्स थ्योरी क्या होती है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो लेम्स थ्योरी है. ठीक है, थिक एंड थिन सिलेंडर में लेम्स थ्योरी है जो आपका थिक सिलेंडर के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली. ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग क्या है, आपका एक इलास्टिक मेंबर है. ठीक है, स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक मेंबर है. ठीक है, अब इलास्टिक मेंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उस पर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म होगा, और जब लोड को रिमूव कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही बन जाएगा आपका, या डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन कुछ भी कह लो, कि स्प्रिंग आर द इलास्टिक मेंबर which deform due to load and regain its original shape after removal of load. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट प्रॉपर्टी आप स्प्रिंग की कह सकते हो कि स्प्रिंग एक ऐसा इलास्टिक मेंबर है जिसपे हम अगर लोड प्रोवाइड करें तो उसकी वजह से वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा, और जैसे ही हम लोड हटाएंगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, कि स्प्रिंग क्या करता है या उसका क्या यूज है. तो स्प्रिंग बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. स्प्रिंग किस काम में आता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है. अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी. तो वो एनर्जी आपकी क्या होगी, रेजिलियंस के फॉर्म में होगी. वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, रेजिलियंस के फॉर्म में होगी. ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस किए उसको लिख लेते हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग are the elastic members are the elastic members which deformed due to load and regain its original shape after the removal of load. क्लियर? तो इलास्टिक मेंबर है तो ये प्रॉपर्टी आपकी होगी. ठीक है,
ये प्रॉपर्टी इलास्टिक मेंबर की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसपे अगर कोई भी लोड अप्लाई करते हैं तो वो उतने देर के लिए, जब तक लोड अप्लाई होता है तब तक वो डिफॉर्म्ड कंडीशन में होता है, और जैसे ही हम लोड हटाते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट वी डिस्कस इज द spring is used to absorb energy. Spring is used to absorb energy. ठीक है? In the form of, in the form of resilience, resilience which may be restored when required. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि स्प्रिंग को हम लोग यूज कब करते हैं, जब हम लोग को एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना हो। ठीक है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कराना, और एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है आपकी? एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है आपकी? एनर्जी जो है वो आपकी रेजिलियंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? रेजिलियंस। एंड व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस आपका स्ट्रेन एनर्जी होता है जो किसी बॉडी में स्टोर होता है अप टू द इलास्टिक लिमिट। तब तक अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो व्हाट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस इज द strain energy. Resilience is the strain energy which is stored in the body, which is stored in the body up to the elastic limit, up to the elastic limit. Clear? तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि स्प्रिंग इस पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है? स्प्रिंग जो है आपका, जो मटेरियल से बना होता है वो इस फॉर्म में अरेंज होता है कि उसमें कभी भी, ठीक है, उसमें कभी भी परमानेंटली डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ठीक है? उसमें 90% केसेस मान लो, या कह सकते हो कि कभी भी उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में अगर हमको कंसिडरेबल चेंज देखना है, ठीक है, कंसिडरेबल चेंज देखना है शेप का, तो वो बिना परमानेंटली डिस्टॉर्ट हुए भी हमको वो शेप प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कोई एक स्प्रिंग है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप कोई बेंडिंग स्प्रिंग ले लो। ठीक है? जैसे आपका टंगस्टन का एलिमेंट होता है, ये चीज होती है, अगर उस पर हम एक्सियल लोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक्सियल लोड प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक लोड प्रोवाइड किए, एक एक्सियल या एक कोई लोड प्रोवाइड करो किसी एक एंड पे, उसकी वजह से क्या होगा वो, जैसे आप फिगर से समझो, ठीक है, ये स्प्रिंग का फॉर्म है, और इस पर्टिकुलर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड प्रोवाइड कर रहे हैं पी। ठीक है? इस पे जब लोड प्रोवाइड करेंगे क्या होगा, इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा। ठीक है? कुछ एक्सटेंशन होगा, लेकिन ये परमानेंटली फेल नहीं करेगा। ये परमानेंटली क्या होगा, फेल्योर कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है? तो जो थर्ड पॉइंट है वो आपका यही कह रहा है कि स्प्रिंग मटेरियल इज अरेंज इन सच ए वे दैट इट कैन अंडरगो अ कंसिडरेबल चेंज ऑफ शेप। ठीक है? उसके शेप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो परमानेंटली फेल्योर के कंडीशन में नहीं जाएगा, या उसमें परमानेंटली डिस्टॉर्शन नहीं होगा। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इन स्प्रिंग material is arranged material is arranged in such a way in such a way that that it can undergo it can undergo a considerable change of shape change of shape
without getting permanently distorted, ठीक है। बिना परमानेंट डिस्टॉर्शन के क्या हो सकता है आपका, उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट, हाउ वी कैन जज द क्वालिटी ऑफ ए गुड स्प्रिंग। ठीक है, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है या हमारे पास जो स्प्रिंग गिवन है वो आपकी क्वालिटी जो उसकी अच्छी है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी भी स्प्रिंग को हम गुड स्प्रिंग कब कहेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे दोनों के एब्जॉर्प्शन एनर्जी पे। ठीक है, कितना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकंड पॉइंट, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑक्सीलेशन की, वो आपकी बेटर होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो पॉइंट क्या आपका, द क्वालिटी ऑफ ए स्प्रिंग, द क्वालिटी ऑफ ए स्प्रिंग इज जज्ड from the energy it can absorb, and the natural frequency and the natural frequency of oscillation। ठीक है, दो पॉइंट है किसी भी स्प्रिंग की क्वालिटी को जज करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, द एनर्जी, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। सेकंड, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, जो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है या ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस स्प्रिंग में ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी बेस्ट होगी, उस स्प्रिंग को हम लोग बोलेंगे कि ये गुड क्वालिटी का स्प्रिंग है। क्लियर? तो ये चार पॉइंट्स हैं आपके, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स कह लो या आपको जो भी कहना है एज अ डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्प्रिंग आपका क्या है, इलास्टिक मेंबर है जो आपका डिफॉर्म होगा ड्यू टू अप्लाइड लोड एंड रिगेन इट्स शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। ठीक है, सेकंड, स्प्रिंग हम क्यों यूज करते हैं, स्प्रिंग इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उस एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द, जो स्प्रिंग है उसमें क्या हो सकता है, कंसिडरेबल चेंज हो सकता है शेप में विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन, बिना परमानेंटली डिस्टॉर्शन के उसमें कंसिडरेबल चेंज हम लोग देख सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग। तो क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग को जज करने के लिए या देखने के लिए कि कौन सी स्प्रिंग हमारी बढ़िया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कौन सी स्प्रिंग आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रही है और किसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, आपके आरके राजपूत में 4-5 टाइप्स की स्प्रिंग दी हुई है। ठीक है, आरके आपकी जो टेक्स्ट बुक है आरके राजपूत, उसमें 4-5 टाइप्स की स्प्रिंग दी है, लेकिन बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो दो टाइप्स की है। दैट इज द फर्स्ट वन इज हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग, लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग। क्लियर? तो बेसिकली दो डिस्कस करना हम लोग को। फर्स्ट वन इज हेलिकल स्प्रिंग, द सेकंड वन इज लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है, जो आपके टंगस्टन वायर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में देखते हो क्या होता है कि कॉइलिंग हुई रहती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर शेप में आपके इस तरीके से। तो ये जो स्प्रिंग होती है ये आपकी कहलाती है हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, ये आपकी क्या कहती है, हेलिकल स्प्रिंग। या आप लोग लैब में जब, अब इस बार तो लैब हुआ नहीं, लैब में आपके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके रेजिलियंस एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसका कुछ शेप इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हेलिकल स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब हेलिकल स्प्रिंग आपके दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट वन फिगर है दैट इज द ओपन कॉइल, दैट इज द
open coil helical spring, open coil helical spring, and the जो सेकंड फिगर है ए बी कर लो, ए एंड बी, द बी फिगर जो है वो आपका है क्लोज्ड कॉइल, दैट इज द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। क्लियर? तो हेलिकल स्प्रिंग को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द क्लोज्ड कॉइल एंड द नेक्स्ट वन इज ओपन कॉइल। नाउ लैमिनेटेड स्प्रिंग, व्हाट इज लैमिनेटेड स्प्रिंग? तो लैमिनेटेड स्प्रिंग जो आपका यूज होता है वो बेसिकली व्हीकल्स में यूज होता है, ठीक है, जैसे कार, बस, ठीक है, और उसका शेप जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग बोलते हैं या फिर लैमिनेटेड स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, लैमिनेटेड स्प्रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं वो क्या है? लैमिनेट किए गए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पार्ट्स क्या है? लैमिनेट किए। लीफ स्प्रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इसकी थिकनेस होती है बहुत ही पतली होती है एज कंपेयर टू क्लोज कॉइल या हेलिकल स्प्रिंग बोल सकते हो, इसलिए इसको लीफ स्प्रिंग भी कहते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्प्रिंग क्लियर हो गया? ठीक है, फिगर समझ में आ गया? नाउ तक इसके कुछ डिटेल पार्ट्स पढ़ लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन हमारा क्या था? हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो बेसिकली होती है आपकी टॉर्जन की वजह से। जो हेलिकल स्प्रिंग में आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो ड्यू बेसिकली जो होती है वो कैसे होती है? आपकी टॉर्जन की वजह से। इसलिए इस स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज हेलिकल स्प्रिंग, इस तरह लिखो, इन हेलिकल स्प्रिंग, इन हेलिकल स्प्रिंग energy is stored, energy is stored due to torsional मोमेंट। ठीक है, टॉर्जनल मोमेंट की वजह से आपका जो एनर्जी स्टोर्ड होता है हेलिकल स्प्रिंग में, ठीक है, और इसी वजह से इसको हम लोग जो सेकंड नेम आपका देते हैं दैट इज द टॉर्जनल स्प्रिंग। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज टॉर्जनल स्प्रिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। टाइप्स ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, the first one is open coil, open coil helical spring. Second one is closed coil helical spring. Clear? ठीक है, now the next one that is the laminated or leaf spring. Laminated or leaf spring। ठीक है, लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग, इसमें पर्टिकुलरली आपका जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो ड्यू टू क्या होता है? बेंडिंग। ठीक है, लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ड्यू टू बेंडिंग होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बेंडिंग स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इन लीफ स्प्रिंग, इन लीफ स्प्रिंग एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू, एनर्जी इज stored
ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज bending stresses, also known as bending spring, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कहाँ पे ये यूज होता है? तो फर्स्ट वन इज दैट इज यूज्ड इन रेलवे वैगन्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स एटसेट्रा। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके बेसिक पार्ट्स हो गए स्प्रिंग एंड टाइप्स ऑफ स्प्रिंग के। क्लियरली? ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना होगा और स्टीफनेस कितनी होगी उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आपका जो है वो क्या है, हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, और हेलिकल स्प्रिंग में भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका क्लोज्ड कॉइल। ठीक है, क्लोज्ड कॉइल, क्लोज्ड कॉइल helical spring, helical spring for circular cross section, for circular cross section। उसी का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसी पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन के लिए, उसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग डेराइव करेंगे, वो जिसमें उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। क्लियर? ठीक है, ये क्या है आपका एक कोई क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है। ठीक है, अब इसमें दो तीन वर्ड्स हैं वो ध्यान दो। पहला क्या है, हेलिक्स एंगल क्या होता है? ठीक है,
हेलिक्स एंगल क्या होता है या फिर पिच क्या होता है। ठीक है, तो पिच क्या होता है, ये जो कॉइल है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग पिच बोलेंगे। तो पिच कैन बी रिटन एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल ऑफ स्प्रिंग, टू कॉइल ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, ये क्या कहलाएगा आपका, पिच कहलाएगा। अब हेलिक्स एंगल क्या होता है, ठीक है, हेलिक्स एंगल क्या होता है, ये देखो, सपोज इसमें एक्सियल लोड है, इसकी कुछ एक्सिस होगी, ठीक है, ये अगर यहाँ पे अटैच है तो इस पर्टिकुलर की क्या होगी, अपनी एक एक्सिस होगी, ठीक है। सपोज एक कॉइल की बात करते हैं, एक कॉइल हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कुछ ये है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल और जो कॉइल है उसके बीच का जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या कहलाएगा आपका, हेलिक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। कॉइल के बीच में और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या कहलाता है हमारा, हेलिक्स एंगल कहलाता है। तो यहां से लिख सकते हो एंगल मेड बाय द कॉइल विथ विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आपका बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा आपका, हेलिक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर, हेलिक्स एंगल और पिच क्लियर है, ठीक है। नाउ नाउ एक्सप्रेशन फॉर maximum maximum shear stress induced in wire, ठीक है, वायर में कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन है वो देख लो, दैट इज डी इज द डाया ऑफ वायर, डाया ऑफ स्प्रिंग वायर, p small p that is the pitch, n number of coils, पूरे स्प्रिंग में कितना कॉइल्स है, r mean radius of spring, w axial load, c modulus of rigidity, tau that is maximum shear stress, theta एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट और हेलिक्स एंगल सेम चीज है, क्लियर। डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन, एंड द लास्ट वन इज दैट इज द एल लेंथ ऑफ वायर, क्लियर। तब यहां से एक चीज फिगर में देख लो क्या कौन सी चीजें, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोलेंगे, इस पर्टिकुलर कॉइल का जो डाया है वो स्मॉल डी है, ठीक है, और पिच आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्जनल मोमेंट हम लोग क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक्सियल लोड कितना लग रहा है W, और यहाँ पे अगर ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा W इंटू आर, ठीक है। जस्ट लाइक बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, तो लोड कितना लग रहा है आपका W लग रहा है, मीन रेडियस कितना है R है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेकिन जो हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़े हैं, ठीक है, जो हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट आपका पढ़े हैं सर्कुलर से क्रॉस सेक्शन के लिए, बट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या शाफ्ट में हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी क्यू, ठीक है।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो 1 और 2 से हम लोग को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू 16 WR अपॉन पाई डी क्यू। हम लोग को क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू 16 WR अपॉन पाई डी क्यू। और ये क्या है आपका, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है वायर में, ठीक है, ड्यू टू टॉर्जनल मोमेंट। क्लियर। तो यहां तक क्या करो आप लोग, इमेज क्लिक कर लो स्टार्टिंग से। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन यूज करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करेंगे।